हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस के अनुसार पहले ये 4 नंबर का था और अब रिवाइज के अनुसार ये 5 नंबर का हो गया है। तो 5 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आएगा। और शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो पहले तो हम ये जाने कि वैद्युत रसायन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सुनिए मेरी बात को गौर से। रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं से ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो वो ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं से और ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अब ये स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं मैं उम्मीद करता हूं आपने 11th में पढ़ी है तो आपको कुछ याद होगा। याद रखिए वो अभिक्रियाएं या वो प्रक्रम जिन पर हम बिना बाह्य बल लगाए और वो प्रक्रम समाप्त हो जाए, यानी वो प्रक्रियाएं, वो अभिक्रियाएं जिन पर बिना कोई बाह्य बल लगाए और वो आसानी से अपने आप ही संपन्न हो जाएं, तो उन्हें हम स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। उन्हें हम स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जल का ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर गिरना स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। सूर्य से फोटोन का पृथ्वी तक पहुंचना स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। इसमें किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। और वो प्रक्रम जिनमें बाह्य बल की आवश्यकता होती है तो उनको हम बोल देते हैं अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम। जैसे नीचे से और ऊपर पानी चढ़ाना हो तो हम पंप की सहायता लेते हैं, तो वो अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम है क्योंकि उसमें बाह्य बल लगाना पड़ता है। तो जिनमें बाह्य बल नहीं लगाना पड़ता है उनको हम बोलते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, और ऐसी अभिक्रियाएं वो कहलाएंगी स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं से और ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, तो रसायन विज्ञान की यह ब्रांच वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संक्षारण। कौन सा? संक्षारण, जिसे हम कोरोजन कहते हैं, जिसे हम CORROSION कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन यानी संक्षारण, अर्थात सामान्य भाषा में कहूं तो जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है वही संक्षारण है, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। संक्षारण आप कैसे बोलोगे कि धातु की सतह पर जब ऑक्साइड अथवा लवणों की पतली परत जमा हो जाती है, कोई धातु है, उस धातु की सतह पर या तो ऑक्साइड या फिर जो वायुमंडल में लवण है उन लवणों की पतली परत जमा हो जाती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण। दोबारा फिर सुनिए। किसी धातु की सतह पर ऑक्साइडों अथवा लवणों की पतली परत का जम जाना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण के उदाहरण आपने बहुत सारे देखे हैं आम जीवन में। जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। चांदी और सोने को आप वायु में खुला छोड़ दीजिए और उसका कलर है वो पहले की तुलना में कुछ काला हो जाएगा, जिसे कहूंगा बदरंग होना। तो चांदी और सोने का बदरंग होना। तांबा और पीतल को आप देखते हो आम जीवन में, वो ऊपर से हरा हो जाता है, तो तांबा और पीतल का हरा हो जाना संक्षारण का ही उदाहरण है। तो आप याद रखना कि धातु की सतह पर ऑक्साइड अथवा लवणों की पतली परत का जम जाना संक्षारण कहलाता है। और आम जीवन में संक्षारण आप देखते हो, लोहे पर जंग लगना संक्षारण है, चांदी का बदरंग होना संक्षारण है, और पीतल और तांबे का ऊपर से हरा रंग हो जाना वो भी संक्षारण का ही उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना है वो लिया जाता है। लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का सामान्य उदाहरण लिया जाता है।
तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को विद्युत रासायनिक सिद्धांत से समझाया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को विद्युत रासायनिक सिद्धांत से समझाया जाता है। तो हम इस बात की व्याख्या करें तो पहले मैं आपको यूं बताता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये लोहे की बनी हुई कोई वस्तु है, ठीक है, लोहे की बनी हुई वस्तु है और यहां नीचे और जमीन पर रखी हुई है। लोहे की बनी हुई वस्तु है और यहां जमीन पर रखी हुई है। तो याद रखना, जब इस लोहे पर वायुमंडलीय नमी आएगी और नमी आकर इससे टकराएगी तो उस नमी में O2, CO2 और धूल के कण शामिल होंगे। जब वो नमी इससे आकर टकराएगी तो उस नमी में O2, CO2 और धूल के कण होंगे। वो धूल के कण और वो O2, CO2 और नमी जब इस पर जमा हो जाएगी तो याद रखना, इस पर एक अम्ल बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। जब वायुमंडलीय O2, CO2 और धूल के कण और इस पर जमने वाली जो नमी है उसके साथ मिलकर इस पर जमा हो जाएंगे तो इस पूरे लोहे की वस्तु पर और एक अम्ल बन जाएगा इसके ऊपरी भाग पर, जो हवा के संपर्क में है, टच में है, उस भाग पर और एक अम्ल बन जाएगा। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल, H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ये कार्बोनिक अम्ल याद रखना विद्युत अपघटय की भांति काम करता है। कहने का अर्थ धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, और जो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है और धारा का प्रवाह करता है तो वो विद्युत अपघटय कहलाता है। तो ये धनायन और ऋणायन में, यानी इस प्रकार से 2H+ और ये CO3-2 आयन में टूट जाएगा तो मैं कहूंगा कि ये विद्युत अपघटय की भांति काम करता है। और विद्युत अपघटय इस भाग में बन जाने के कारण लोहे का ये पूरा भाग जो वायु के संपर्क में है, अब वो एनोड की भांति काम करेगा। किसकी भांति? ये सेल वाला एनोड बन जाएगा, ठीक है ना। ये सेल वाला एनोड बन जाएगा, और एनोड जब बन जाएगा तो याद रखना इसमें जो लोहा है, इस लोहे पर ऑक्सीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहां ये लोहा है, इस लोहे पर ऑक्सीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो ये लोहा सॉलिड है, और याद रखना ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो ध्यान रखना Fe लोहा है, किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कहने का अर्थ गलना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया तो फिर यहाँ Fe+2 आयन के रूप में हो जाएगा, एक्वेटिक। और आवेश को संतुलित करने हेतु हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस प्रकार से लगा देंगे तो ये वाला भाग वो निरावेशित हो गया, इधर भी निरावेशित है, यानी यहाँ शून्य आवेश, तो यहाँ 2+ का तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो प्लस ने माइनस को और माइनस ने प्लस को निरावेशित कर दिया। इस प्रकार से ये और ये एनोड पर ऑक्सीडेशन क्रिया यहाँ प्रारंभ हो जाती है। अब होता क्या है, ध्यान रखना, इस एनोड वाले भाग में जो H आयन बनते हैं वो H आयन इस लोहे की वस्तु से धीरे धीरे और इस नीचे की तरफ आते हैं। नीचे कहां? जहां वो हिस्सा जो धरती पर टिका हुआ है, जो हिस्सा वायु के संपर्क में नहीं है, उस हिस्से में वो H+ आयन धीरे धीरे आने लगते हैं। और वो H+ आयन जब धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ बने हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी अब नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ बने हुए H आयन भी नीचे की तरफ आते हैं, और इस किनारे में बने हुए इलेक्ट्रॉन भी अब दूसरे किनारे की तरफ गमन करने लगते हैं। कौन से दूसरे किनारे की तरफ? जो किनारा इस लोहे का और मिट्टी के संपर्क में, मिट्टी से ढका हुआ है, जो वायु के संपर्क में नहीं है, जो मिट्टी के संपर्क में है, उस किनारे की तरफ वो इलेक्ट्रॉन और वो H आयन चलकर आने लगते हैं। तो वो इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन, याद रखना यहां जो मिट्टी के कणों में जो O2 है ऑक्सीजन है, याद रखना धरती की सतह पर कुछ दूरी तक मिट्टी के कणों में भी ऑक्सीजन होती है। तो यहां जो मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का वो इलेक्ट्रॉन अपचयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो अपचयन कर देते हैं। यहां ऊपर वाले किनारे से आने वाले H आयन और आने वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर और इस भाग में, जो भाग मिट्टी के संपर्क में है और वहां जो वायुमंडलीय O2 तो नहीं मिल पाती, लेकिन जो मिट्टी की
O2 है, उस O2 और वो O2 यहाँ इस नीचे वाले भाग पर इसके संपर्क में है, तो वहां नीचे मिट्टी वाली O2 जो लोहे के टच में है, संपर्क में है, उस O2 का, उस ऑक्सीजन का और वो इलेक्ट्रॉन अपचयन कर देते हैं। अपचयन करने से मिट्टी के संपर्क वाला भाग अब कैथोड की भांति काम करने लगता है। जो लोहे का मिट्टी के संपर्क में भाग है, वो भाग अब कैथोड की भांति काम करने लगता है और कैथोड वाले भाग में भी अपचयन क्रिया होती है। तो वो अपचयन क्रिया O2 ऑक्सीजन होती है और उसमें H+ आयन भी साथ में मिले हुए, और याद रखना यहां नमी बन जाती है। जल लिखूंगा, जल का अणु लिखूंगा, लेकिन वो जल का अणु नमी के रूप में है, तो यहां नमी बन जाती है, न कि जल, ये नमी है, नमी बन जाती है। और इस प्रकार से हम यहां संतुलित करेंगे। तो ध्यान देना, ऑक्सीजन 2 है तो यहां 1 है, तो मैं 2 ऑक्सीजन कर देता हूं। ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गए, मैं यहां 4 लगा देता हूं, 4H हो गए। अब क्या करें, यहां धनावेशित भाग है तो इसको उदासीन करने के लिए यहां 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, तो धनावेशित ऋणावेश से संतुलित हो गया। तो ये अपचयन अभिक्रिया वाली, कैथोड वाली अभिक्रिया पूरी हो गई। अब ध्यान देना, जब इस एनोड वाले किनारे से चल करके इलेक्ट्रॉन और इस कैथोड वाले नीचे वाले भाग की तरफ पहुंचते हैं, तो वहां जो मिट्टी में O2 है, उस O2 का वो अपचयन कर देते हैं और वो मिट्टी की O2 और अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार यूं होती है, उसमें नमी बन जाती है। तो अब पूरे लोहे पर ऊपर वाले भाग में भी और जो मिट्टी के संपर्क में था, उस पूरे लोहे में नमी आ जाती है। और ध्यान रखना, और नमी आने पर और हम कहेंगे कि जंग की क्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। अब होता क्या है कि जो यहां इसमें Fe+2 आयन बने थे, ऊपरी हिस्से में जो Fe+2 आयन बने थे, अब यहाँ Fe+3 में कन्वर्ट होने लग जाती है। और Fe+3 में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो Fe+3 है वो, याद रखना, जल योजित होकर के, जल के साथ जुड़ करके और अब जंग का निर्माण कर लेती है। तो Fe+3 है वो जब जंग के साथ, कहने का अर्थ जल के साथ जुड़ेगी, तो जल के साथ जुड़ेगी तो याद रखना इस प्रकार से और एक यौगिक बन जाएगा जो कि जंग होगा, जिसे रस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? रस्ट। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। तो वायुमंडलीय O2 में Fe+2 जो बने हुए आयन है, वो Fe+2 आयन Fe+3 में ऑक्सीकृत होने लगते हैं और ये Fe+3 ऑक्सीकृत होकर के जल के अणुओं के साथ संयोग कर लेते हैं और जल के अणुओं के साथ संयोग करके और इस प्रकार से एक यौगिक बना लेते हैं और उस यौगिक को हम जंग बोलते हैं। तो ये जंग का रासायनिक सूत्र है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ X याद रखना, जल के अणुओं की संख्या, यानी 1 2 3 4, इस प्रकार से जितने जल के अणु ज्यादा होंगे जंग उतना ही तीव्रता से लगेगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य सी आपको जंग की प्रक्रिया है वो याद रखनी है। संक्षारण रोकने के उपायों में तो धातु को, यानी लोहे को O2 और CO2 के सीधे संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। आप अगर लोहे को जंग से बचाना चाहते हो तो लोहे को O2 और CO2 के सीधे संपर्क में नहीं आने देना, ठीक है ना? सीधे संपर्क में आने से बचाना। तो सीधे संपर्क में आने से अगर बचा लेंगे तो मान लेना कि जंग नहीं लगेगा। तो बचा लेना, सीधे संपर्क में आने से बचा लेना। तो O2 और CO2 के सीधे संपर्क में आने से लोहे को बचा लेंगे तो जंग नहीं लगेगी। दूसरा आप याद रखना कि लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी? लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाकर भी हम और लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। याद रखना, इस बिंदु से 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये कि गैल्वेनीकरण क्या है, वो यही होता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है तो लिखिए, समझाइए। तो कहने का अर्थ याद रखना, गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहा जाता है और गैल्वेनीकरण की क्रिया से
लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और एक इसी में प्रश्न ये पूछा गया है कि बलिदानी सुरक्षा क्या है, बलिदानी सुरक्षा क्या है, यह भी प्रश्न और यहां से पूछा गया है। तो याद रखना कि लोहे को जंग से बचाने के लिए और उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक धातु अपना बलिदान देकर लोहे को जंग लगने से बचा लेती है। कौन? जिंक धातु अपना बलिदान देकर लोहे को जंग लगने से बचा लेती है, इसलिए जिंक धातु लोहे के लिए अपना बलिदान दे देती है, जिसे बलिदानी सुरक्षा कहा जाता है। तो जिंक धातु की लोहे पर पतली परत चढ़ाना वो क्रिया है, वो तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। और गैल्वेनीकरण का लाभ क्या है कि लोहे को जंग से बचाना, ये इसका लाभ है। और दूसरा बलिदानी सुरक्षा क्या है, तो याद रखना कि लोहे पर और जिंक धातु की जब पतली परत चढ़ा दी जाती है तो जिंक धातु लोहे को जंग लगने से बचा लेती है। इस प्रकार जिंक धातु अपना बलिदान देकर लोहे को जंग से सुरक्षित रखती है, जिसे बलिदानी सुरक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना। और कुछ याद रखना, कुछ धातुएं हैं उन पर आप ग्रीस लगा करके भी, और यानी चिकनाहट युक्त कुछ पदार्थ हैं वो लगा करके भी या ग्रीस लगा करके भी आप उनको जंग लगने से बचा सकते हो। सेल की बात करूं और कौन सा, जो आपके सेल का, तो ये एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल है। और इस सेल में आप ये इलेक्ट्रोड जो कि आप विद्युत अपघटय विलयन में डुबोते हो, ये ZnSO4 विद्युत अपघटय विलयन है। कौन होते हैं विद्युत अपघटय? जो किसी विलायक में डालने पर धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के रूप में टूट जाएं और धारा का प्रवाह करें, तो वो विद्युत अपघटय होते हैं। तो ZnSO4 विद्युत अपघटय है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट विद्युत अपघटय है। तो अब होगा क्या, आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ये एनोड को डुबो दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और आपने कॉपर की छड़ को डुबो दिया, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड आपने और इन सॉल्यूशन में डुबो दिए। तो सुनिए डेफिनेशन, आप ध्यान दीजिएगा। जब इलेक्ट्रोडों को, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, जब इलेक्ट्रोडों को और विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है, जब विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है, तो याद रखना विद्युत अपघटय विलयन और इलेक्ट्रोड के संधि पृष्ठ पर ध्यान देना। विद्युत अपघटय विलयन और इलेक्ट्रोड का संधि पृष्ठ, अरे आपने इलेक्ट्रोड को अंदर डुबो रखा है, तो इलेक्ट्रोड का किनारा और जहां ये सॉल्यूशन जाकर टकराता है इलेक्ट्रोड से, टकराने वाले स्थान पर, जैसे आपने पानी में डुबो रखा है, पानी यहां टकराएगा आकर के, तो पानी जहां टकराता है वो वाला स्थान यहां संधि पृष्ठ कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड का ये स्थान जहां वो सॉल्यूशन आके टकरा रहा है वो कहलाएगा संधि पृष्ठ। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है, तो इलेक्ट्रोड के संधि पृष्ठ पर, मैं यूं बोलूंगा, विद्युत अपघटय विलयन और इलेक्ट्रोड के संधि पृष्ठ पर जो धारा उत्पन्न होती है, जो विभव उत्पन्न होता है, जो हल्का करंट उत्पन्न होता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। याद रखना, इसमें ऐसी धारा, ऐसा विभव उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि चिंटी और हमें काटती है तो हमें हल्का सा मतलब महसूस होता है कि चिंटी ने काटा है। ठीक इसी प्रकार का यहाँ विभव, हल्का विभव, हल्की धारा उत्पन्न होती है संधि पृष्ठ पर, और वही सेल विभव कहलाता है, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में ये लेसन है, इसमें से काफी कुछ भाग काट दिया गया है, तो थोड़ा लेसन बचा है, तो अब ये सारी बातें जो बची हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सारे के सारे टॉपिक अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या है समझाइए, तो आप बोलोगे कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब
इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघटय विलयन के संधि पृष्ठ पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक हल्की धारा उत्पन्न होती है, एक हल्का करंट सा उत्पन्न होता है जिसे सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहा